बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आपके साथ बात होगी आज फिर मास्क के साथ, चूँकि हम आउटडोर दफ्तर ख़ारजा में इस वक्त मौजूद हैं। ईसा नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर माशाल्लाह इनके जब आप चैनल देखें तो आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी इंटरनेशनल अफेयर्स पर, पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन अफेयर्स पर। इनसे आज बात करने जा रहे हैं फ़ॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग जो अब से चंद मिनट्स पहले दफ्तर ख़ारजा में हुई है। जाहिद हफीज़ चौधरी साहब ने बड़े रीजनल इशूज़ पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पर, पाकिस्तान से लिंक्ड जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी को बड़े वाज़े अंदाज में दुनिया के सामने रखा है। इसराइल पर बात हुई है, यूएई जो पाकिस्तान के साथ ट्रीट कर रहा है, जिस अंदाज़ में वीज़ा पॉलिसी से मुतल्लिक उनसे सवाल हुए हैं यूएई की, पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है। इसके अलावा ओआईसी के हवाले से जो बात हो रही है कि ओआईसी के एजेंडे पर कश्मीर का मामला जो है, जो रेगुलर एजेंडा होता है, उसमें नहीं आया। जब जाहिद हफीज़ चौधरी साहब से ओआईसी से मुतल्लिक सवाल हुआ कि उसका जो रेगुलर एजेंडा कल जारी हुआ है और जो सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट जारी हुआ है, उसमें कश्मीर से मुतल्लिक जो बात थी वो नज़र नहीं आई, तो उसका उन्होंने क्या जवाब दिया, बड़ा ही अहम जवाब था, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ईसा नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम वड़ाई साहब। ईसा नकवी साहब, सबसे पहले तो जो आजकल बहुत से पाकिस्तानियों का कंसर्न भी है, अगर कोई यूएई में नहीं मौजूद लेकिन उसकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर वहाँ पर मौजूद है, बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है, आपका सवाल ये था कि यूएई जिस तरह पाकिस्तान के साथ ट्रीट कर रहा है, वीज़ा पॉलिसी से मुतल्लिक आपका सवाल था, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान जो तिलोर के शिकार के लिए खसूसी परमिशंस और ऐसी सहूलियात यूएई को दे रहा है, यूएई के शहज़ादे यहाँ पर आते हैं, तो वो सवाल आपने किया कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, और आपके सवाल के बाद कई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इस पे हुए। आप ये बताइए कि इस पर फ़ॉरेन ऑफिस का जवाब जो था वो क्या था? मुस्कुराए जाहिद हफीज़ चौधरी, मुस्कुराहट में जो है वो मेरा ख्याल है उनकी जो स्माइल है उसमें जवाब किसी हद तक छुपा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन योर क्वेश्चन। मैं स्पेसिफिकली पूछना ये चाह रहा था कि डिप्लोमेसी जो सफारतकारी है वो रेसिप्रोसिटी पे चलती है, कि आप जैसा करते हैं किसी मुल्क के साथ तो जो दूसरा मुल्क है वो आपके साथ उसके अगेंस्ट बिल्कुल वैसा ही सलूक करता है। वीज़ा पॉलिसीज़ ऐसे बनती हैं, वीज़ा फ़ी ऐसे रखी जाती है कि आपने फ़ीस कितनी लेनी है। कोऑपरेशन जो है वो बड़ी हद तक रेसिप्रोसिटी की बेसिस पे होता है। तो मेरा सवाल ये था कि अगर यूएई हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है तो जवाबन पाकिस्तान क्यों उनके जो डिग्नेटरीज़ हैं, उनके जो रॉयल फैमिली के लोग हैं, उनको यहाँ पर हंटिंग सीज़न चल रहा है इस वक्त शिकार का, और तलोर के शिकार के, हुबारा बस्टर्ड के शिकार के लिए परमिशंस देता है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने ये भी पूछा था कि कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि जो मेरी इतला है उसमें बहुत लोग हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है इस सीज़न में शिकार का, और वो यहाँ मौजूद हैं यूएई से। उनकी तादाद कितनी है ये दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हम आपको कंफर्म करेंगे, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि जो कैच ऑफ द स्टोरी सारे मामले पे मेरे सवाल पे था वो ये कि जाहिद हफीज़ चौधरी साहब ने ये कहा कि हमें ऑफिशियली सरकारी सतह पर बताया ही नहीं मुत्तहिदा अरब अमारात ने कि क्या हमारे विज़िट वीज़ाज़ बंद हो गए हैं या हमारे वर्क वीज़ाज़ या उसके हवाले से कुछ है, ऐसी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम यूएई के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, और चूँकि पाकिस्तान का भी बड़ा कंसर्न है तो सही, क्योंकि ये वीज़ा पॉलिसी अगर अफेक्ट होती है और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक या कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल होते हैं, तो उस पर यकीनन पाकिस्तान का कंसर्न तो है। हमारा पाकिस्तान की बहुत बड़े समंदर पर पाकिस्तानियों की तादाद दूसरे नंबर पर यूएई में है। और अच्छा ईसा नकवी साहब, ये बताएं कि आप इस चीज़ को एनालाइज़ किस तरह करेंगे कि क्या पाकिस्तानी जो वहाँ लाखों की तादाद में हैं उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक होता है, पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी से मुतल्लिक इम्तियाज़ी सलूक होता है, तो तिलोर का शिकार यूएई को क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही मुयस्सर है? पाकिस्तान इस हवाले से क्या एडवांटेज ले सकता है, या पाकिस्तान, एक सवाल ये भी हुआ जीएनएन के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं एजाज साहब, उनकी जानिब से कि पाकिस्तान इतना सबमिसिव क्यों फिर बन जाता है जब वो इतना कुछ कर रहे होते हैं, तो आप इस पे क्या कहते हैं? अच्छा, उसको भी क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं आया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनके पास द अदर ऑप्शन दे हैव इज़ इंडिया। अच्छा। और इंडिया ने, आपको याद होगा कि जिस वक्त लास्ट टाइम ये सारा तलोर के शिकार का मामला चला था, उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, बैन की बातें हो रही थी, उसी दौरान इंडिया ने ऑफ़र कर दी थी कि पाकिस्तान तो, यानी कि उन्होंने कहा था कि जी हम हाजिर हैं,
तो फिर बहुत सारे जो यूएई और गल्फ़ स्टेट्स के अरब कंट्रीज़ के जो शहज़ादे हैं उन्होंने रुख किया था भारत का, और भारत जो है वो उनकी नई शिकारगाह जो है वो बन गया था। मेरा पर्सनल मौक़िफ़ तो यही है कि ये नहीं होना चाहिए, किसी सूरत भी अलाउ नहीं होना चाहिए। अच्छा, गुबारा बस्टर्ड का जो शिकार है यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। भाई बात यह ना कि या तो उनके पास अवेलेबल ना हो। यूएई में आप देखें कि सबसे ज़्यादा अफजाइश भी करते हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, और अपने तौर पे ये कहते हैं कि देखें हम क्योंकि जितने हम मारते हैं हम उससे ज़्यादा जो है ना उनकी अफजाइश करते हैं और दोबारा जो है वो उसको खुली एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। लेकिन ये जो सारा मामला है इसके ऊपर बड़ी रिजेंटमेंट आई थी यूएई से उस वक्त भी, और दीगर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से भी। अभी जो है वो सिचुएशन रेसिप्रोसिटी की नहीं नज़र आ रही। पाकिस्तानियों के वीज़े, मैंने एक वीडियो की थी उसके ऊपर मैंने बहुत सारे दोस्तों से और व्यूवर से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सूरत हाल है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मोर देन 100 कमेंट्स, 100 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने तफसील के साथ पिन पॉइंट करके केसेस बताए हैं कि किस तरीके से उनको डिपोर्टेशन से पहले जेल में डाला गया। कोई 20 साल से वहाँ पे था यूएई में, कोई कितने साल से था, उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन ये सब कुछ फिल वक्त अनऑफिशियली हो रहा है, कोई चीज़ इसका ऑफिशियल ट्रैक, ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान इस हवाले से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है उनके हुकाम से। दोस्त हैं यूएई के सफ़ीर जो हैं हमाद अल ज़ैबी, मेरी इतलात तो ये है कि जिस वक्त ये सारा मामला इतना शदीद क्राइसिस वाली सिचुएशन क्रिएट हुई भी नज़र आती है, वो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं है, वो भी शिकार पे गए हुए। ईसा नकवी साहब, OIC के मामले पे इस वक्त बड़ी बात हो रही है कि OIC का इजलास जो अगले 2 रोज़ में होना है, यानी अगले 2 रोज़ जारी रहना है, और 27 और 28 नवंबर को उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान का एक आला सतह वफ़द लेकर जो हैं वो गए हैं, और सदर आज़ाद कश्मीर भी उनके साथ गए हैं, मौजूद हैं वहाँ पर। अब इस इजलास में जो एजेंडा आया है उसमें कश्मीर का नाम नहीं है। ये क्वेश्चन हुआ आज यहाँ पर डॉन के नवीद सिद्दीकी साहब ने किया, और उस पर फिर कई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आए। ये मामला जाहिद हफीज़ चौधरी साहब ने ये कहा कि जी इस रेगुलर एजेंडे में आना मैटर नहीं करता, क्योंकि OIC के मुस्तकिल एजेंडे में कश्मीर का मामला शामिल है। OIC के मुस्तकिल एजेंडे में शामिल होने की वजह से इस पर कई करारदादें भी आई हैं, और ये जो इजलास है इसमें भी उम्मीद है कि एक मरतबा फिर इयादा किया जाएगा उस हमायत का जो OIC कश्मीरियों के और कश्मीर कॉज की सपोर्ट में एक मरतबा फिर इसका इयादा भी करेगी, और इसमें उम्मीद है कई रेजोल्यूशन इस मरतबा भी आए। लेकिन नकवी साहब, रेगुलर एजेंडे में चीज़ ना होना, इससे पहले क्या होता था? क्या रेगुलर एजेंडे में कश्मीर शामिल होता था? और चूँकि मुस्तकिल एजेंडे में तो है ही। देखिए, एज ए सेगमेंट अगर आप मुख्तस कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे, इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये बात क्यों है? उसके रेगुलर एजेंडा में जो नहीं शामिल किया गया, OIC सेक्रेटेरिएट की प्रेस रिलीज़ मौजूद है। आप उनका जो कर्टन रेजर उन्होंने जारी किया है वो OIC की वेबसाइट के ऊपर जाके देख लें, आप उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर देख लें, उसमें कश्मीर का तज़किरा नहीं है। मसला ये है कि जो लास्ट काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुई थी वो 1 मार्च को हुई थी UAE में, और उसमें एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था भारत की वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज को। पाकिस्तान ने उस सेशन का बायकॉट किया था सिर्फ इस वजह से, इन आर प्रोटेस्ट के आप इंडिया जो मजालिम ढा रहा है कश्मीर में उनको बुला रहे हैं। उसके बाद 5 अगस्त का इलीगल एनेक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर का वाक़या पेश आ गया, और 2019 5 अगस्त के बाद ये पहला काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है। इस वक्त 2-3 सबसे बड़े मसले हुए हैं इस दौरान गुज़श्ता 1 साल में। एक जो ब्लास्फेमस कैरिकेचर्स का मसला है, जो गुस्ताखाना खाकों का मसला है, और फ्रांस के सदर ने जो तौहीन मज़हब और तो उसको एक ज़ुमरे में डाला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, एक ये मसला है। दूसरा मसला है फ़लस्तीन का, क्योंकि बहुत सारी अरब स्टेट्स और मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन को अपेरेंटली धोखा देते हुए इसराइल को तस्लीम करना शुरू किया है, और इस मामला का जो फ़लस्तीन है इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तीसरा मसला इस दौरान जो हुआ है वो है जम्मू कश्मीर का, उसका स्टेटस चेंज हो गया है। तो इन 3 के ऊपर प्रॉपर अलग-अलग सेगमेंट्स होने चाहिए थे, 2 के ऊपर सेगमेंट मौजूद है। फ़लस्तीन का वो कहते हैं कि होगा तज़किरा, उन्होंने इस्लामोफोबिया का लिखा है सेगमेंट होगा, कश्मीर का नहीं लिखा है। अब आप सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स इन नॉन OIC मेंबर्स के जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर जो मुसलमान हैं उनकी सूरत हाल पर भी बात होगी।
में आप कश्मीर का तज़किरा कर लें, ये डिफरेंट है। लेकिन OIC खुद ओन करते हुए उसे एज ए सेगमेंट, एज ए चैप्टर डील कर रहा है और अपने एजेंडा में शामिल कर रहा है, ये डिफरेंट है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहा है। ये मैंने अपने वीडियो में भी इसको मेंशन किया था कि कश्मीर का मामला शद्दोमद से उठाया जाए। होपफुली ये हो जाएगा। पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी लाना चाहता है इस मामले पे, करारदाद लाना चाहता है, वो भी होपफुली हो जाएगी। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि OIC ने उसको शामिल नहीं किया। ईसा नकवी साहब, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे इसराइल से मुतल्लिक, उसके बाद CPEC से मुतल्लिक मेरा क्वेश्चन था, उस पर भी मैं आपको बताऊँगा। इसराइल से मुतल्लिक अचानक एक बहस शुरू हो गई। ठीक है, वो जो सऊदी अरब या MBS साहब की जो मुलाकातों का तज़किरा, उनकी तरदीद भी आ गई। फिर पाकिस्तान में एक बहस एक मरतबा फिर दोबारा शुरू हो गई। आज यहाँ भी ये मामला जो है अंडर डिस्कशन आया। क्वेश्चन ये हुआ इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक पाकिस्तान, उन्होंने वाज़े किया ज़ाहिद हफीज़ चौधरी ने कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक जब तक मसला फ़लस्तीन जो 1967 के जो बॉर्डर्स की सिचुएशन और जिसमें अल-कुद्स अल-शरीफ फ़लस्तीन का कैपिटल हो, उस वक़्त यानी इस दो रियासती हल तक पाकिस्तान तस्लीम करने का सोचेगा भी नहीं, गौर भी नहीं करेगा इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक। तो इतनी आए रोज़ वजाहतें, क्या इसके पीछे भी कोई कहानी लगती है आपको? देखिए, उसकी वजह तो वाज़ेह है ना कि एक ख़ास जो है वो हद तक सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और प्राइवेटली एंड पब्लिकली इसके ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो गई है और ये गुज़श्ता कुछ अरसे से हो रही है इसके हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई है कि जैसे जो हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनमें कि जो सिविल हुकूमत है वो ये चाहती है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम ना किए जाएं। ये तासुर जो है वो तासुर क्रिएट हुआ है उसी डिस्कशन की बेस पे और मेरा ख्याल है उसको क्वेल करने के लिए, उसको मुस्तरद करने के लिए इसको दोबारा रीइटरेट किया गया है। एक फ़र्क है इसमें। देखें, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है क्योंकि इस चीज़ को नहीं जानते, मैं आपको थोड़ा सा रीइंफोर्स करने के लिए बता देता हूँ। जो चीज़ आपका फ़ॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन ओपनिंग स्टेटमेंट में कहता है जी, वो और जो आपके सवाल के जवाब में कहता है, इसमें डिफरेंस है। सवाल के जवाब में आप फौरी तौर पर अपनी स्टेटेड लाइंस और गाइडलाइंस के मुताबिक टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज स्पोक्स पर्सन जवाब दे रहा होता है, लेकिन जिस वक्त वो आकर अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ता है तो वो वेल थॉट होती है, उसके ऊपर काम हो चुका होता है, उसको तरतीब दे के लिखा गया होता है और उसमें उसके पॉलिसी रिपरकशंस, उसके क्या असरात होंगे, उनका जायज़ा लेने के बाद एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट दी जाती है। इसराइल को तस्लीम ना करने के हवाले से आज जो बात है वो ओपनिंग स्टेटमेंट में थी ज़ाहिद साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब से। आप CPEC वाली बात कर लें। जी, मैं CPEC पे मैंने आपका शुक्रिया अदा करके मैंने उनसे क्वेश्चन ये किया कि ऐसा मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, बहुत से मीडिया आउटलेट्स ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो कोविड जो पेंडेमिक की सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है पाकिस्तान में और ये कहा जा रहा है जी कि इस पॉलिटिकल अनरेस्ट और कोविड-19 और जो हमारी फॉरेन डेट लिमिट है उसकी वजह से मुबैना तौर पर पाकिस्तान में CPEC से मुतल्लिक इन्वेस्टमेंट्स और चीनी इन्वेस्टमेंट्स या स्लो हो गई हैं या होल्ड पे चली गई हैं। ये मेरा सवाल था कि ये ऐसा रिपोर्ट हो रहा है, तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि CPEC से मुतल्लिक और ख़ास तौर पे ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुख्तलिफ जो मीडिया की जो इंटरनेशनल बेसिकली उनका इशारा था इंटरनेशनल मीडिया की जानिब कि CPEC को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जाता है, जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की जाती है जी कि चीन जो है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो या स्लो हो रही है या वो खुश नहीं है या जो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो होल्ड पे जा रहे हैं। तो उन्होंने इस तासुर को ज़ाइल कर दिया, मुस्तरद कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि CPEC से मुतल्लिक एक बहुत ही अहम मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसका इजलास भी जल्द होने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इसमें जो थर्ड पार्टी जो कंट्रीज़ हैं जो यानी जो पाकिस्तान और चीन की ये शराकतदारी है ना, कोई तीसरा मुल्क भी इसमें सरमायाकारी करेगा तो उसको भी खुशामदीद कहा जाएगा। और इसमें आने वाले वक्तों में उन्होंने कहा है कि बड़ी पेशरफ्त जो है वो होने जा रही है और तमाम मंसूबे वक्त पर मुकम्मल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। फ़ॉरेन ऑफिस से हम आपको
ब्रीफिंग के चंद मिनट्स बाद ही यहाँ से अपडेट कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।